अब आज वाली क्लास में भी सेम काम को ही फर्दर पुश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि क्या होती है मैनेबल थ्योरम, और उस एक लाइन को कंप्लीटली हमने देखना शुरू करा। तो अब आज वाली क्लास में वही काम है, वही एक लाइन जो हमने समझी उस पर बेस कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो हमसे हैंडल होना चाहिए। तो अब आज वाली क्लास में डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस को अटैक करना उन पॉइंट्स को यूज करके जो अब हमें नोन है। हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना होगा अपने आप। चलो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हमें गिवन था 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1। इसको हमने प्रूव करना है कि ये 49 से डिविजिबल है। तो केवल हमारे काम की बात क्या थी कि लास्ट क्लास वाला पैटर्न हमारे माइंड में जाना शुरू हो। तो जो 2 की पावर 3n है, हमें क्लियरिटी है कि वो 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 लिखा हुआ है। अब जो 8 की पावर n है वो सिंपली 1 प्लस 7 की पावर n है, और इसके बाद हमें दिखता है कि एग्जैक्टली लास्ट क्लास वाला पैटर्न बना हुआ है विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर हम इस टर्म को एक्सपैंड कर दें यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो ये बनती nc0 इंटू 1 प्लस nc1 इंटू एक्स विच इज़ 7, nc2 एक्स स्क्वायर विच इज़ 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। जो भी टर्म्स इसकी एक्सपेंशन में इसके बाद बनी, हर एक में से 49 बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 7 स्क्वायर, नेक्स्ट पे 7 क्यूब एंड सो ऑन। तो 49 बाहर, तो जब माइनस 7n माइनस 1 करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, दिस इज 1 एंड दिस इज 7n। तो जो बाकी टर्म्स बनी वो सारी की सारी 49 का मल्टीपल है। तो बहुत सिंपल था और ये राइट होना चाहिए था। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन का सेंस एक्चुअली था सेम, पर अब इसको ब्रेक करने में हमें पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बेटर सोचना पड़ता। अब हमने नोटिस करा कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 है। इसे हमने प्रूव करना है कि ये 64 से डिविजिबल है। तो डायरेक्टली देख के हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पर जो ये 3 की पावर 2n प्लस 2 है, हमें क्लियर है ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 है। हम इस टर्म को ये पढ़ सकते थे। अब अगर इसको ब्रेक कर लें, 9 की पावर n प्लस 1 को ब्रेक कर लें, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। क्यों करें हम ऐसा? अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को बायनोमियल से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बनता n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 इंटू 8 n प्लस 1 c2 इंटू 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बनी, हमें विजिबल है कि उन सब में से तो एक 8 स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, मतलब ये 64 का मल्टीपल है। जो बाकी बचा दैट इज व्हाट, माइनस 8n माइनस 9। तो ये क्या बना, 1 n प्लस 1 c1 कितना हो गया, n प्लस 1 इंटू 8, फिर 8 के मल्टीपल सारे, ये पूरी टर्म बीच में 8 का मल्टीपल, माइनस 8n माइनस 9। और हमें दिखता है कि ये 8n प्लस 8 प्लस 1, ये 8n प्लस 9 और ये 8n प्लस 9 आपस में कैंसिल। सिंपली टर्म कैसी आ गई, 8 स्क्वायर का मल्टीपल। तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर इसको पकड़ना कहाँ से? नोटिस करो कि जो ये 64 है ये 8 का स्क्वायर है। तो अपने बेसिक पैटर्न को ध्यान में रखना कि 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर से डिविजिबल होता है। तो वहाँ से देख के हमें दिखता था कि ये x यहाँ पे जो क्रिएट करना है दैट इज़ 8। वो हमने करा क्रिएट और आगे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। पर चलो सिंपल है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। अब ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली सेम था, केवल हमने नोट क्या करना था कि 2 की पावर 4n प्लस 4 है। दैट इज एक्चुअली व्हाट, 2 की पावर 4 16 की पावर n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16। सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन को ये पढ़ लिया। क्यों? अब सिंपली हमें क्लियरिटी है कि अगर इसको 1 प्लस 15 की पावर n प्लस 1 ब्रेक करेंगे तो जो इसमें टर्म्स आएंगी वो सारी 15 की मल्टीपल के फॉर्म में आनी शुरू हो जाएंगी। और नोटिस करो कि हमें वही चाहिए। क्या चाहिए था? 15 का स्क्वायर। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, अगर सिंपली इसको एक्सपैंड कर लेते तो n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1 इंटू 15 और n प्लस 1 c2 इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसके बाद वाली सारी टर्म्स में से 15 स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा था, माइनस 15n माइनस 16। तो अब ये n प्लस 1 c0 दिस इज 1, ये बन गया 15 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, मतलब 15n प्लस 15, 15n प्लस 16 ये, और ये हो गए आपस में कैंसिल।
15 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो दिस इज मल्टीपल ऑफ 225। नोटिस करो कि इन क्वेश्चंस में स्किल एक्चुअली कितना कम है, पर केवल हमारे माइंड में वो जो बेसिक बाइनोमियल की रिकॉग्निशन है वो राइट बननी चाहिए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल सिंपल है, अपने आप होगा। अब देखो हमें क्या कहा गया कि 2 + a⁻50 की एक्सपेंशन में जो 17th और 18th टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था, 17th और 18th टर्म्स बना के सिंपली दोनों को इक्वेट कर देते। तो टर्म क्या दी गई, 2 + a⁻50। देखो हमने ऑर्डर टर्म का यही रखना है, 2 पहले है a बाद में है। तो 17th टर्म मतलब t17, तो वो क्या बनेगी 50c16, 50c16 2⁻50 - 16 इंटू a⁻16, ये बराबर है 18th टर्म के, वो हमें दिया गया था 50c17 2⁻50 - 17 इंटू a⁻17। अब इस क्वेश्चन के थ्रू ये अंडरस्टैंडिंग देखना कि एक्चुअली सेंस कैसे बनता है। तो अब देखो जो 2⁻50 - 16 ये कितना बन गया, 2⁻34, वो बन गया 2⁻33, यहाँ पे a⁻16, वहाँ पे a⁻17। तो हमें दिखता है कि अब सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस टर्म को तोड़ पाने में रह गई। और एक बार इसका पैटर्न देख लो, बहुत सिंपल होता है। ये क्या बना, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 34 इंटू इधर बन गया 2⁻34, वो कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ पे अकेला 2 रह जाएगा। और उधर बन गया फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 33, 2 की पावर वो हमने टर्म कैंसिल कर दी, यहाँ पे अकेला a रह गया, a वाली टर्म कैंसिल करके ये बन गई कहानी। तो अब इसमें फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 आपस में कैंसिल। अब ये सोचो कि फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 17 में से कौन सा बड़ा है। फैक्टोरियल 17 है 1 से लेके 17 तक का मल्टीप्लिकेशन, ये है 1 से लेके 16 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इसको कैंसिल करें तो हमें दिखता है कि 1 से लेके 16 तक तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बस अकेला ये 17 बचेगा, दैट इज इट। बिल्कुल सिमिलरली फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 34 में हमें दिखता है कि फैक्टोरियल 33 तक तो यहाँ पे कैंसिल, और अकेला ये 34 बचेगा। ये बनी सिचुएशन। तो मेरी टर्म क्या आ गई, सिंपली डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ गई, सिंपली ये कैंसिल, यहाँ पे बचा अकेला 17, यहाँ पे 34, यहाँ पे 2, यहाँ पे a। तो हमें क्या मिल गया सिंपली कि a/2 बराबर आ गया 17/34, दैट इज 1/2 के, वहाँ से a बराबर आ गया 1 के। तो इस क्वेश्चन का ज़्यादा टास्क क्या था कि हम 17th टर्म 18th टर्म निकाल के इक्वेट करी, उसके बाद इन टर्म्स को आपस में डील कैसे करना है वो हमने देखना शुरू करा। और बहुत बेसिक सेंस है, पर चलो हमें समझ में आना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह का सिंपल सा ही है, वो भी इजीली अपने आप ब्रेक करो। अब ये करो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन भी समझना और इसके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और आगे पुश करेंगे, बिल्कुल एक इसी क्वेश्चन के साथ एक और फर्दर स्टोरी सुन के। हमें किसी ने कहा कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 इन दिस टर्म। तो अब ये एक्सप्रेशन पे हमारा कंफर्ट है, ये कोई स्पेशल स्किल नहीं थे, बिल्कुल सिंपली हम इसको एक्सपैंड कर सकते थे, पर अब हम पूरा एक्सपैंड करेंगे तो वो तो स्ट्रगल है। तो हमें ये समझ में आता है कि इसकी इन जनरल जो जनरल टर्म बनती हैं, या वैसे भी हमें दिखता है कि जिस टर्म में x⁻6 होगा उसके बाहर क्या होगा, 11c, सिंपली 6, 2 की पावर 11 - 6 और -3x⁻6। तो अब यहाँ पे x⁻6 को बना सकने के लिए हमने पूरी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड नहीं करना था, हमने केवल यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे x⁻6 कैसे बनेगा, इस टर्म से तो आना नहीं x, केवल यही वाली टर्म से x जनरेट हो रहा है। तो जिस मोमेंट यहाँ पे इस वाली टर्म में x⁻6 बनेगा तभी इस एक्सप्रेशन में वो टर्म आएगी जिसमें x⁻6 हो। तो सिंपली हमने इसको फटाफट जज कर लिया, हमें क्लैरिटी है कि ये NCR x पहली टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r होता है। तो हम इस टर्म की पावर 6 चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे 11c6 बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा उस टर्म में, 2 की पावर 11 - 6। तो ये बनी हमारी टर्म। हमने अब देखो पूरी बाइनोमियल एक्सपैंड नहीं करी, तो वी आर डायरेक्टली क्लियर कि इसको एक्सपैंड करने पे हमें 1 सेकंड में क्लियर है कि x⁻6 वाली टर्म ये बनती। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या बना, कोफिशिएंट क्या होता है कि x⁻6 के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं कॉन्स्टेंट्स, वो उसका कोफिशिएंट है। तो अब कोफिशिएंट नाम में भी उसका फर्दर एक ब्रेकअप समझना, जो ये बाहर NCR होता है, ये
कोफिशिएंट का भी एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो दिस इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट। एनसीआर क्या होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो ये सारा बाकी मल्टीप्लाई कर रहा है ये कंप्लीट कोफिशिएंट है। 11c6 2 की पावर 11 माइनस 6 दैट इज 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 6 विच इज 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6। तो इस पूरी टर्म का जो कोफिशिएंट बना दैट इज दिस। और इस वाली टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो केवल ये है 11c6। एनसीआर वाली टर्म इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये सेंस हमारे माइंड में बना होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है। टू द एक्सटेंड, तो चलो ये इस फॉर्मेट का सबसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अब ये सोचो कि अगर क्वेश्चन ऐसे का हो, जो ज़्यादा डिस्कशन जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये है। मान लो सवाल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x की पावर 10। मान लो ये क्वेश्चन होता, हमें ये टर्म देके किसी ने कहा कि इस वाली टर्म में, अब इस वाली टर्म में इमेजिन करो कि जैसे जो हमने पिछला क्वेश्चन करा वहाँ तो हम इजीली कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें दिखा कि जो इस वाले टर्म में जो दो पार्ट्स आ रहे हैं उसमें से x वाली टर्म जो जनरेट होगी वो केवल यहाँ से होगी। तो हम 1 सेकंड में देख के बोल पाए कि हाँ, इसमें जो x की पावर 6 बनेगा वो तब बनेगा जब इस वाली टर्म में x की पावर 6 आएगा। तो हम लोग बिल्कुल फटाफट ये टर्म ब्रेक कर सके। पर अगर अब सोचो कि किसी ने क्वेश्चन हमें ये दिया कि हमें कहा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ, हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ, चलो पहला पार्ट ले लेते हैं, x की पावर x की पावर 2। सेकेंड पार्ट है x की पावर -7 और थर्ड पार्ट है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0। और d पार्ट है x की पावर 4। ये मान लो क्वेश्चन है कि हमें अब कहा कि इसको एक्सपैंड करे जाने पे वो टर्म बताओ जिसमें x स्क्वायर है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को अगर लास्ट वाली बात से हम कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि एक गैप है। पिछले वाले क्वेश्चन में x वाली टर्म केवल 1 से जनरेट हो रही थी। अब हर टर्म के बारे में सोचो, यहाँ पे 11 टर्म्स होंगी इसको एक्सपैंड करे जाने पे। हर टर्म में जो x वाली टर्म आ रही है, जो x वाली जो कंप्लीट टर्म बनेगी उसका कुछ पार्ट, अब सोचो यहाँ पे x की कोई पावर बनी, यहाँ पे कोई पावर बनी, तो हर टर्म में जो x की पावर मिला के बनेगी वो इन दोनों की वजह से बनेगी। तो अब हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे कि यहाँ से x स्क्वायर निकाल दें या यहाँ पे x की पावर -7 निकाल दें, हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। तो क्या करें? उसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्या करें कि सिंपली अगर हम इसकी जर्नल टर्म बना लें, तो इस एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपैंड करते तो जर्नल टर्म क्या बनती? सिंपली 10cr x स्क्वायर की पावर 10 - r और इस 2/x की पावर r। सिंपली हमने क्या करा कि इसको एक्सपैंड करके जर्नल टर्म बना ली। तो अब इस जर्नल टर्म में सोचो x की टोटल पावर कितनी बनी। हर टर्म में x की पावर कुछ इसकी वजह से बननी थी, कुछ इसकी वजह से। टोटल जब हमने इसकी जर्नल टर्म बनाई तो उसमें जो नेट x की पावर बनी वो कितनी बनी? यहाँ से बनी 20 - 2r और यहाँ से 1/r। तो आर वी एबल टू सी की जो x की पावर बनी, बाकी सब टर्म्स छोड़ दो, वो 20 - 3r है। तो हर टर्म में जो अल्टीमेटली इन दोनों की मिक्सिंग होने के बाद जो x की पावर बनेगी वो ये बनेगी 20 - 3r। तो अब हमसे इसके पहले पार्ट में कहा गया कि जो पावर बने वो x स्क्वायर हो, मतलब इस 20 - 3r को 2 होना चाहिए। तो उस 20 - 3r 2 करा तो वहाँ से 3r कितना आ गया 18, वहाँ से r आ गया 6। तो इसका मतलब वो टर्म बनेगी जिसमें जब r जो होगा वो 6 होगा, तो यहाँ जो पावर बनेगी दैट वुड बी 2, जो हमें चाहिए। तो हमारी टर्म क्या बनती? a पार्ट में 10c6, सिंपली x स्क्वायर की पावर r की जगह हमने 6 फिल कर दिया, x की पावर तो चलो 2 ही आ गई मिला के, और साथ में 2 की पावर 6। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो कोफिशिएंट कितना आ गया? 10c6 × 2 की पावर 6। अब इसके b पार्ट पे गए। b पार्ट कहता है x की पावर -7, तो 20 - 3r को हमने फिल करा -7, वहाँ से हम लोग को मिल गया 27 बराबर है 3r के, मतलब r आ गया 9। तो सिंपली वहाँ पे r को 9 फिल कर दो, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी।
अब ऐसे ही सोचो, इसका सी पार्ट कहता था कि हमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब अल्टीमेटली जो एक्स की पावर बने वो ज़ीरो हो जाए, मतलब इस 20 माइनस 3r को हमने ज़ीरो करना था, वहाँ से r आ गया 20/3, पर r तो जो t r+1 है वो टर्म का नंबर है, तो r हमें समझ में आता है कि r नेगेटिव नहीं हो सकता, r वैसे भी 0 से लेके वैरी करेगा, इस केस में 10 तक थी एक्सपेंशन, तो 0 से लेके 10 तक वैरी करता, और इंटीजर है, और कैसा इंटीजर, 0 होल नंबर हो गया डायरेक्टली, तो r की वैल्यू 20/3 आना बता गया कि इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन को, तो उसमें मिला के इन दोनों को मिलाने के बाद कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसमें जो x हो उसकी पावर 0 हो जाए, मतलब टर्म वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा इस सवाल में नहीं होगा। डी पार्ट में हमें कहा गया कि x की पावर 4 आ जाए, तो 20 माइनस 3r को हमने 4 करा, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम, 16 बराबर आ गया 3r के, r आ गया 16/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका कोफिशिएंट क्या बना, हमसे पूछा क्या गया था कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो वो टर्म जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 0, याद रखना ये पॉइंट भी। तो मैं दिखा कि इस केस में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसका कोफिशिएंट 0 है क्योंकि वो है ही नहीं टर्म, और ऐसे ही इसके लिए भी। तो अब जो क्वेश्चन हमने ये ऊपर डिस्कस करा था ये उसी का वो फॉर्म है जो हम ज़्यादा फेस करेंगे। जो हमने पहला फॉर्म करा था दैट वाज वेरी बेसिक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक, पर एक बार बस हमने सुनना था। अब इसको अप्लाई करो थोड़े क्वेश्चंस में अपने आप, पर ये बिल्कुल बेसिक सेंस है, क्वेश्चंस की कैटेगरी साथ साथ आगे सुन सुन के और बेटर करेंगे, पर बिल्कुल पहले इस बेसिक कैटेगरी पे अपना सही होल्ड बनाओ, ये सॉल्व करो अपने आप। एग्जैक्टली सेम पैटर्न था और सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमें कहा गया कि इसमें x की पावर 32 और x की पावर -17 का कोफिशिएंट निकाल दो। तो क्या करें, सिंपली पहले हमने इसकी जनरल टर्म बना दी 15cr, x की पावर 4 की पावर 15 - r, दूसरी टर्म की पावर r। इसमें अभी और इंटरेस्टिंग गेम चलनी शुरू होगी, पर पहले हमारे माइंड में ये बेसिक स्ट्रक्चर तो अच्छी तरह सेटल्ड होना चाहिए। देखो ये पिक्चर बनी होनी चाहिए कि जब इसको एक्सपैंड करोगे तो हर एक टर्म में 16 टर्म्स आएंगी इसको एक्सपैंड करने पे, हर एक टर्म में x की पावर 4 की कुछ पावर होगी, इसकी कुछ पावर होगी, तो दोनों पावर्स आपस में कैंसिल होके अल्टीमेटली एक नेट x की पावर बनाएंगी हर एक टर्म में। तो अब हमसे कहा गया कि बताओ कि वो टर्म कौन सी है जिसमें x की पावर 32 आए। तो अब पूरी एक्सपेंशन तो हम करेंगे नहीं, हमारा टाइम जाएगा कितना, तो हमने क्या करा कि सिंपली इसकी जर्नल टर्म बना ली और x की जर्नल पावर बना ली कि वो एक्चुअली कितनी बनी, देखो कितनी बन गई, 60 - 4r - 3r, 60 - 7r। ग्रेजुअली जैसे जैसे इस पर फास्ट हो जाओगे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ओरली कर लोगे, दिस इज सो सिंपल। अब पहला पार्ट कहता है कि इसको 32 होना चाहिए, तो डायरेक्टली इसको 32 करा, 7r आ गया 28, वहाँ से r आ गया 4, बस यहाँ पे r को 4 लिख दो, हमारा आंसर आ गया। r को 4 लिखा तो कोफिशिएंट कितना बन गया, 15c4, कोई और टर्म थी नहीं इसमें, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 15c4, प्लस माइनस प्लस ही आएगा, सिंपली -1 की पावर 4 है। सेकेंड पार्ट में हमें यही चाहिए था -17, तो जैसे ही हमने इसको इक्वल टू -17 करा उसको इधर ले आए तो 77 आ गया 7r, r आ गया 11। सेकेंड वाले में जब r को 11 डालोगे तो ये बन जाएगा 15c11, ये टर्म तो एज इट इज़, चलो x की पावर एडजस्ट हो गई, -1 की पावर 11 बना, इसलिए माइनस साइन भी आया। तो जो x की पावर -17 का कोफिशिएंट है वो -15c11 है, पहले वाली का डायरेक्टली 15c4, तो बिल्कुल सिंपल थे और राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था, पर एग्जामिनर ने अब हमें ट्रैप करना है बहुत छोटी छोटी बातों को यूज़ करके। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें कहा गया कि x की पावर 40 निकाल दो, पर डायरेक्टली हम लोग इस टर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पर अगर ध्यान से देखते तो कर पा रहे थे। x² + 2x + 1 हमें क्लैरिटी थी कि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली x + 1 की पावर डायरेक्टली 54 थी, या 1 + x की पावर 54, कैसे मर्जी बोल दो, एक ही बात है। अब 1 + x की पावर 54 में x की पावर 40 निकालना वॉज नो बिग डील, वो हम ओरली जानते थे कि 54c40 x की पावर 40 बनेगा। इसमें देखो इस क्वेश्चन में अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्यों, डायरेक्टली हमें दिखता है कि जो x वाली टर्म थी वो केवल यहीं से निकलती, तो 1 + x की पावर n में x की पावर r के साथ क्या आता है, NCR, वही अपना जवाब है। तो इसका कोफिशिएंट कितना बना, 54c40। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो भी सिंपल, पर उसमें बहुत थोड़ा सा सोचना पड़ेगा
उसको सोच के करना है, बिल्कुल सिंपल, पर हल्का सा सोच के करना, और फिर हमें दिखेगा कि हमारा पैटर्न एक्चुअली कैसे पहले से और स्ट्रांग हो गया। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इसमें हमें कहा गया कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस टर्म। तो अब हमने सोचना है कि जब ये 2 - 3x + x² इंटू ये टर्म जो मल्टीप्लाई करेगी, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की पावर 5 नेट बनेगी वो कैसे, वो जो बनेगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा बेटर हो गया, पर हमारे माइंड में जो पिक्चर राइट चाहिए वो ये कि क्या होती है बायनोमियल थ्योरम। अब बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना कि सोचो कि ये पूरी टर्म हमारे सामने एक्सपैंडेड है। अब हम इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, वो तो हमारा कितना टाइम लेगा। तो अब हमने सोचना था कि यहाँ पे क्या ऐसा करें कि x की पावर 5 बने, x की पावर 5 बने, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब एक पैटर्न सोचो, एक बात सोचो कि इस टर्म में जो 1 + x की पावर 5 है, इसकी एक्सपेंशन हम जानते हैं, सिंपल सी एक्सपेंशन है, 60, 61x, 62x², 63x³ एंड सो ऑन। तो अब ये सोचो कि अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हम चाहते हैं कि x की पावर 5 बने, तो आर वी एबल टू रियलाइज कि इस एक्सपेंशन में जब x की पावर 5 वाली टर्म आएगी, वो आएगी 65 x की पावर 5, जब इस वाली एक्सपेंशन में से x की पावर 5 वाली टर्म मल्टीप्लाई करेगी इस वाली टर्म के सिंपली कांस्टेंट के साथ, तो जो नेट टर्म बनेगी उसमें x की पावर क्या बनेगी, 5। तो आर वी एबल टू सी कि एक टर्म तो बन जाएगी सिंपली यहाँ की इस वाले ब्रैकेट की 65x की पावर 5 वाली टर्म मल्टीप्लाई करें यहाँ के 2 के साथ, तो एक टर्म जिसमें x की पावर 5 आएगा दैट वुड बी 2 × 65 x की पावर 5। तो एक x की पावर 5 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे ऐसे बन सकता था, पर यह भी तो हो सकता था कि इस वाले ब्रैकेट में से x की पावर 4 वाली टर्म मल्टीप्लाई कर जाए इस वाले ब्रैकेट के इस -3x के साथ, ताकि कि x की पावर 4 और x मिला के x की पावर 5 हो जाए। तो एक सेकेंड केस क्या बनता कि इस वाले ब्रैकेट का -3x मल्टीप्लाई कर जाए उस वाले ब्रैकेट के सिंपली x की पावर 4 वाली टर्म के साथ, वो क्या बनता 64x की पावर 4, तो भी जो x की पावर बनती वो 5 बनती। और बिल्कुल ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट की x² वाली टर्म मल्टीप्लाई कर जाए उस वाले ब्रैकेट की x³ वाली टर्म के साथ, मतलब सिंपली x² इंटू 63x³। तो जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 5 के बन पाने की पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमें दिखता था कि केवल ये 3 है। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट डायरेक्टली क्या आ गया, सिंपली वो आ गया 2 × 65 -3 × 64 + 63। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करे जाने पे सिंपली जो x की पावर 5 का नेट कोफिशिएंट बनता वो ये बनता। और हमने कैसे जज करा, बिल्कुल सेम तरीके से पैटर्न ब्रेक करके। पर इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह हम एक स्टेप में अब जर्नल टर्म बना के नहीं कर पा रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे कि इसकी जर्नल टर्म बना लें और डायरेक्टली यहाँ पे सोचें। अब की बार इस क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ा कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो चलो एक काम करो, यही क्वेश्चन है, इसी को रखते हैं। इसी क्वेश्चन में अब इसी वाले सवाल में x की पावर 4 फाइंड कर दो। सोचो कि सेम क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 4 फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो, अब हम लोग पहले से ज़्यादा ग्रेजुएटेड हैं, अब हमें पहले से ज़्यादा बात समझ में आ रही है। तो अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए कि x की पावर 4 मिले, तो अब हम देख सकते हैं कि x की पावर 4 ऐसे बन सकता है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके कि सिंपली ये 2 मल्टीप्लाई कर जाए यहाँ वाले ब्रैकेट की उस टर्म के साथ जिसमें x की पावर 4 आता है। तो दोनों के मल्टीप्लाई करे जाने पे नेट जो पावर बनती है वो क्या होती है, x की पावर 4। तो वो टर्म क्या बनी, 2 × सिंपली 64 x की पावर 4। या फिर ये -3x मल्टीप्लाई कर जाए इस ब्रैकेट की उस टर्म के साथ जिसमें x की पावर 3 है, तो नेट टर्म क्या बन जाती हूँ, सिंपली x की पावर 4। तो 63 x की पावर 3, ये बन गया 3x × 63 x की पावर 3। या फिर ये x² मल्टीप्लाई कर जाए इस ब्रैकेट की उस टर्म के साथ जिसमें x की पावर 2 है, तो वो आ जाता 62 x की पावर 2। तो नेट x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ गया, 2 × 64 -3 × 63 + 62। ये बना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। और एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, पर ये भी अभी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें भी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। बस हमारा जो राइट मोमेंटम है वो बनना शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सोचो
और इस पे बहुत क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग को सोचो। मान लो हमें किसी ने ये दे के कहा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता दो, तो अब से पहले अगर हम सोचें कि हम इनको पूरा कर करके मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, पर दैट इज़ कंपैरेटिवली अ लेंथी रूट। हमसे किसी ने कहा कि सिंपली इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता दो, तो अगर कभी आज तक ऐसे नहीं सोचा तो अब ऐसे सोचना कि जब एक्स क्यूब बनेगा तो वो कैसे बनेगा। इस वाले ब्रैकेट का x मल्टीप्लाई करे इस वाले ब्रैकेट के x के साथ और वो मल्टीप्लाई करे इस वाले ब्रैकेट के x के साथ, तो आर वी एबल टू विजुअलाइज कि जो एक्स क्यूब बनेगा वो सिंपली x इंटू एक्स करके बन जाएगा, वो अकेला एक्स क्यूब आ जाएगा। अब सोचो कि कोई हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, तो हमें दिखता है कि एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा कि ये इस ब्रैकेट का x मल्टीप्लाई कर जाए इस ब्रैकेट के x के साथ, पर नेक्स्ट ब्रैकेट के वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे, तो x इंटू 3 मतलब 3x स्क्वायर, ऐसे ही x इंटू 1 विच इज़ एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 विच इज़ 2x स्क्वायर। तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दैट इज़ 1 + 2 + 3 विच इज़ 6। ऐसे ही x को सोचो, x कैसे बनेगा, x वाली टर्म कैसे आएगी कि एक ब्रैकेट का x मल्टीप्लाई करे और वो मल्टीप्लाई करे बाकी दोनों ब्रैकेट्स के कांस्टेंट के साथ, तो एक टर्म बनेगी x इंटू 2 इंटू 3 प्लस x इंटू 1 इंटू 3 प्लस x इंटू 1 इंटू 2। तो हमारा आंसर कितना बना 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 3 6, ये बना x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो इसी बात का हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंगली यूज़ करा कि x की पावर 4 निकालना है, तो सोचा कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 4 कैसे कैसे बन सकता है। बहुत बार इस अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और हमारे बिल्कुल राइट होने चाहिए, पर हमें ऐसे बस बोलना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बात को बिल्कुल एग्जैक्टली इसी बात को यूज़ करवा रहा है, तो हमसे होना चाहिए। अब ये करो सॉल्व, टाइम स्पेंड करना और राइट करना। अब देखो क्या कहा गया कि सिंपली इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x की पावर n का कोफिशिएंट बता दो। तो अब हमें क्लियरिटी है कि x की पावर n कैसे बनता, या तो इस वाले ब्रैकेट से 1 माइनस एक्स की पावर n को सोचो कि हमने एक्सपैंड करा, या तो सिंपली यहाँ का 1 मल्टीप्लाई करे यहाँ की उस टर्म से जिसमें x की पावर n आता है, और x की पावर n के साथ क्या आएगा n सी, सिंपली x की पावर n हमें चाहिए तो क्या बनेगा n सी n और माइनस x की पावर n, ये मल्टीप्लाई कर जाए इस 1 के साथ, या फिर ये x मल्टीप्लाई कर जाए यहाँ की उस टर्म के साथ जिसमें x की पावर n-1 आता है। तो x इंटू एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है x की पावर n। किन्हीं और टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे x की पावर n ना बनता, तो n सी n-1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो सिंपली x की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो गया n सी n दैट इज़ 1, तो -1 की पावर n सी n 1 है, -1 की पावर n बना, प्लस n सी n-1 दैट इज सेम एज n सी 1 विच इज़ n इंटू -1 की पावर n-1। तो अगर मान लो कि -1 की पावर n-1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा यहाँ पे n और यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो ये बना हमारा फाइनल कोफिशिएंट का आंसर, और बिल्कुल सिंपल था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे ही है, इजी है, उसको बस सही सोच के एग्जीक्यूट करना, बहुत सिंपल है। अब ये करो, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आईआईटी में बहुत साल पहले ऑब्जेक्टिव में आया था और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एग्जैक्टली वही समझ थी जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई करी। हमें कहा गया कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे जो x वाली टर्म बनी उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 3, जो x स्क्वायर वाली टर्म बनेगी उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ -6। ये देखिए हमें कहा कि m और n बता दो। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि जो ये 1 प्लस एक्स की पावर m है ये क्या होता है mc0 प्लस mc1 इंटू एक्स, mc0 इज़ 1, mc1 mx प्लस mc2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस सिंपली nc0 विच इज़ 1 प्लस nc1 इंटू माइनस एक्स, मतलब माइनस nc1 वो माइनस nx हो जाता, प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें कहा गया कि जब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे जो x वाली टर्म बनी उसका कोफिशिएंट 3 है। तो अब हमने सोचना था कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x वाली टर्म बनेगी कैसे, और सिंपल था काम ये। हमें देखा कि x वाली टर्म ऐसे बनेगी कि या तो यहाँ का 1 मल्टीप्लाई करें यहाँ की x वाली टर्म से,
या फिर ये 1 जब मल्टीप्लाई करेगा यहाँ के x वाली टर्म से। तो आर वी एबल टू सी कि x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट बनता वो आता m माइनस n, और वो हमें कितना गिवन है 3। तो ये बनी अपनी पहली इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर कैसे बनता। तो हमें दिखता कि x स्क्वायर कैसे बनता कि या तो यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लाई कर जाए इसके, जब कभी 1 से करेगी तो साथ में क्या आएगा x स्क्वायर, तो mc2, ऐसे ही वहाँ के nc2 x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो प्लस nc2, या फिर यहाँ की x वाली टर्म वहाँ की x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें माइनस mn इंटू एन, ये हमें गिवन था कि -6 है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी और दो अननोन्स थे। अब ये mc2 कितना होता है m इंटू m माइनस 1/2, nc2 कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। ये हमने कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत तेज़ बनाया होता है। रिकॉल करो mc2 का मतलब क्या बना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2। फैक्टोरियल m में से पहले m माइनस 2 तक फैक्टोरियल आया, फिर m माइनस 1 आया और फिर m आया। तो 1 से लेके m माइनस 2 तक टर्म इसमें कैंसिल हो गई, क्या बचा अकेला m माइनस 1 और m, और नीचे क्या आया 2। ऐसे ही nc2, तो माइनस m इंटू n, ये हमें गिवन था कि -6 है। अगर हम केवल इसका एलसीएम ले लें तो ये m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn बराबर आ गया -12 के। अब हमने देखा कि ये तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn है, विच इज़ m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस n, ये बराबर है -12 के। m माइनस n हम पहले से जानते थे कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस m प्लस n, ये बराबर है -12 के। उसको इधर ले आओ तो m प्लस n आ गया 21, m प्लस n सिंपली बन गया 9 प्लस 12 दैट इज 21। m माइनस n कितना है 3, तो 2m दोनों को ऐड करा के आ गया 24, वहाँ से m आ गया 12 और n आ गया 9। ये अपना फाइनल आंसर है। पर इसमें काम क्या था, एग्जैक्टली वही कोफिशिएंट वाला पॉइंट जो हमने इससे पहले करा, कोई नया स्किल नहीं था। तो इस चीज़ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए कि ये बनाते कैसे हैं। तो चलो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन कर दो, अब ये करो सॉल्व। अब सिंपली हमें दिया गया 1 प्लस 2x की पावर 6 इंटू 1 माइनस x की पावर 7। हमें कहा गया कि जब सोचो कि ये पूरी सीरीज़ हमारे सामने दोनों एक्सपैंडेड है, एक्सपैंड करनी नहीं पर सोचो बस ये पूरी एक्सपैंडेड है, तो ये एक सीरीज़ ये बनी, एक सीरीज़ ये बनी, सिंपली एक्सपेंशन दोनों की हमने करी। अब ये देके हमें कहा गया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 5 वाली टर्म बनाओ। तो अब हमने प्लानिंग करी, हमने सोचा कि x की पावर 5 कैसे कैसे बन सकता था। तो हमारे माइंड में आया कि या तो यहाँ से x की पावर 5 वाली टर्म मल्टीप्लाई करें यहाँ की x की पावर 0 वाली टर्म से। तो जब यहाँ की x की पावर 5 वाली टर्म यहाँ की x की पावर 0 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगी तो जो नेट रिजल्टेंट टर्म बनेगी दैट वुड बी x की पावर 5। या फिर यहाँ से x की पावर 4 वाली टर्म वहाँ के x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करे, या फिर यहाँ का x क्यूब वाली टर्म वहाँ के x स्क्वायर से, या फिर यहाँ का x स्क्वायर वहाँ के x क्यूब से, या फिर यहाँ का x वहाँ के x की पावर 4 से, या फिर यहाँ का x की पावर 0 वहाँ के x की पावर 5 से। तो लंबा क्वेश्चन था पर काम का था। तो अब ये सोचो कि इस पहले वाले ब्रैकेट में x की पावर 5 वाली टर्म कब आती। x की पावर 5 वाले टर्म के साथ क्या आता, हमें दिखता है 6c5 इंटू 2x की पावर 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5। ये मल्टीप्लाई करें यहाँ के x की पावर 0 वाले टर्म से, वो सिंपली 7c0 थी। ये बना पहली टर्म का कोफिशिएंट, मतलब एक ये बना इंटू साथ में x की पावर 5 है। या फिर यहाँ से x की पावर 4, वो आता 6c4 इंटू 2x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आ गया। ये मल्टीप्लाई करें वहाँ के x वाले टर्म के साथ, वो आता माइनस ऑफ 7c1, माइनस ऑफ 7c1, तो वहाँ पे बीच में प्लस माइनस आएगा। नेक्स्ट यहाँ का x क्यूब दैट वाज 6c3 इंटू 2 क्यूब, उस वाले से x स्क्वायर वो आ जाता 7c2। यहाँ से x स्क्वायर विच इज़ 6c2 इंटू 2 का स्क्वायर, और वहाँ से x की पावर 3, तो वो माइनस 7c3 आएगा क्योंकि x की पावर 3 के साथ माइनस आना था। यहाँ से x दैट वाज 6c1 इंटू 2 की पावर 1, वहाँ से x की पावर 4 दैट वाज 7c4, और ये 6c0 2 की पावर 0 वो 1 ही हो गया,
इंटू माइनस ऑफ 7c5। इन सबको हम ऐड करते तो हमें मिल जाता x की पावर 5 का कोफिशिएंट। पर इस क्वेश्चन ने करा क्या, अब जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट बना वो क्या बना, इन सबका सम। सिंपली इन सबका हमने सम करा तो ये क्या बना, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। इस बात पे इतनी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सबको कर सकने के लिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो एग्जैक्टली ये है कि हम ऐसे देखना शुरू कर पाएँ कि ये करते कैसे हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करना ईजी है, दैट वाज नॉट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल ये थी कि हम ये बना सके कि नहीं। तो हमें ये बना सकने की 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई स्किल नहीं है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल, एंड तक सॉल्व करना, कैलकुलेशंस की वजह से छोड़ना नहीं, बहुत सिंपल है, उसका जवाब बनाना एंड तक और होना चाहिए। अब ये करो सॉल्व। हमें कहा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब हमें एन फाइंड करने को कहा गया, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमें इस एक्सपेंशन में गिवन है कि √6/1 है। तो हमें करना क्या चाहिए था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालने की हमें डायरेक्टली समझ थी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए क्या करते हैं, टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे और फिर से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल देंगे। तो हमने ये काम करा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या बन जाती, NC4। देखो ये 2 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/4 की पावर n-4, जो दूसरी टर्म है 1/3 की पावर 1/4 उसकी पावर 4। कोई स्किल नहीं, हमने बस लिख दिया। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में भी IIT में ऑब्जेक्टिव पेपर में आया है। स्कूल के एग्जाम में ये हो सकता है कि 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ जाए, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो हमारी कैलकुलेशन और कंप्लीट प्रोसेस सही होना चाहिए। कोई स्किल नहीं था इसमें। जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है उसके लिए क्या करोगे, टर्म्स को इंटरचेंज करा, ये पहले आ गई, ये बाद में चली गई, और फिर से हमने फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बनाई। वो क्या बनती है, NC4। अब की बार 1/3 की पावर 1/4 की पावर n-4, 2 की पावर 1/4 की पावर 4। इन दोनों का हमें कहा गया कि रेशियो, हमने इन दोनों को डिवाइड करा, ये दोनों कैंसिल। 2 की पावर को नोटिस करो, जब डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ गया n-8/4, ये बनी 2 की पावर। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये जो 3 वाली टर्म है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। ये आ गया 3 की पावर न्यूमरेटर में n-4/4, उसके नीचे ये 1/4, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सिंपली n-8/4, ये सेम ही था एक्चुअली। ये n-4/4, ये 4/4, तो ये एग्जैक्टली सेम टर्म बन गई 3 की पावर में। देखो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें विजिबल है कि ये टर्म जो डिवीजन में नीचे आई वो न्यूमरेटर में आ जाती। तो n-4/4 माइनस ये 4/4, ये सेम आ गई। ये अब हमें गिवन थे कि बराबर है √6 के। तो ये क्या बन गया, 2 × 3 पूरे की पावर n-8/4, मतलब 6 की पावर n-8/4 बराबर है 6 की पावर 1/2 के। तो सिंपली ये पावर बराबर हो गई 1/2 के। वहाँ से n-8 आ गया 2, वहाँ से n आ गया 10। तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कोई स्किल नहीं थी इसमें, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट और हमारी एग्जीक्यूशन करेक्ट, ये था इसमें काम, कोई स्किल नहीं था। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। हमें कहा कि इसके एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो वो 405 हो, उसके कोफिशिएंट नहीं, वो टर्म एक्चुअली पूरी 405 होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले जर्नल टर्म बनाई, 10CR x की पावर 1/2 है की पावर 10 - r और a/x² की पावर r। सिंपल सा लॉजिक। अब हमें क्या बताया गया कि सारी x की पावर्स को एक साथ करो, तो वो क्या आ गई इस केस में, x की पावर कितनी बनी, 10 - r/2 और -2r। ये हमें गिवन है कि 0 होना चाहिए। वहाँ से हमें मिल गया कि 10 - r बराबर है 4r के, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ से 5r आ गया 10, r आ गया 2। तो इस केस में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी उसमें r 2 होगा। तो r को 2 लेने के पे टर्म क्या बनी, 10c2, x वाली टर्म्स तो वैनिश हो जाती इंटू a की पावर 2, ये हमें गिवन था कि बराबर है 405 के। ये बन गई हमारी टर्म। अब 10c2 इज़ वॉट, 10 × 9/2, दैट इज़ वॉट, सिंपली 45। 10 × 9/2 दैट इज़ 45 × a², ये बराबर है 405 के। हमें दिखता है ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 9 टाइम्स, तो वहाँ से a² कितना आ गया 9। a² अगर 9 है, a हमें पॉजिटिव नेगेटिव बोला नहीं गया, इसलिए a बराबर हो गया +-3 के। ये आंसर था। तो a कितना बना, +-3। देखो एग्जीक्यूट कैसे करा, नोटिस करो कि क्या जब इसको करा तो हमें बिल्कुल ऐसे स्मूथ बोलना होता है, बिल्कुल स्मूथली वी हैव टू
टॉक एंड स्मूथली वी हैव टू राइट कि हमें क्या बताया गया, कोई स्किल नहीं इन क्वेश्चंस में, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए और राइट होने चाहिए क्वेश्चन। इस टॉपिक में एग्जामिनर हमें डराएंगे टर्म ऑकवर्ड दे दे के, और हम लोग उसको लिखने से हेजिटेट करते हैं, तो नहीं करो हेजिटेट। जो बोला गया है वो लिखो। क्या सुना? जो बोला गया है वो लिखो, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि द फ्लो इज एक्चुअली सो सिंपल। अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। हमें कहा गया कि प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस। अब इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट हमें समझ में आता है 2n cn x की पावर n होता। अब हमें ये तेज बोलना आना चाहिए। कोफिशिएंट क्या बना? 2n cn। और x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या बनता? सोचो, इसके एक्सपेंशन में जिस टर्म के साथ x की पावर n आएगा उसके साथ 2n - 1 cn लिखा होगा, साथ में x की पावर n। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये इसका डबल है, 2n cn जो है वो इसका डबल है। तो 2n cn क्या बना? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। 2n - 1 cn, अगर मान लो इन दोनों को डिवाइड ही कर दें, ये आ गया 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n - 1 माइनस n, फैक्टोरियल ऑफ n - 1 बन गया। पर्पस क्या है कि अगर हमने इसको शो करना है कि इसका डबल है तो दिस अपॉन दिस शो कर देते हैं कि 2 है। तो अब सिंपली हमें दिखा कि फैक्टोरियल n कैंसिल, ये फैक्टोरियल n - 1, यहाँ फैक्टोरियल n, तो हमें क्लियरिटी है कि ये कैंसिल होगा और यहाँ पे बस एक n बचेगा, ये कैंसिल हो गया, बस एक n बचा। ये फैक्टोरियल 2n - 1, ये फैक्टोरियल 2n। तो फैक्टोरियल 2n का मतलब 1 से लेके 2n - 1 और फिर आगे 2n। तो 1 से लेके 2n - 1 तक टर्म हो गई कैंसिल और अकेला ये 2n बचा। तो टर्म क्या बची? 2n/n विच इज 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और इजीली हुआ भी होगा, पर अगर ब्लॉक हुए तो वरिड ना हो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इन चीज़ों को लिखने का कॉन्फिडेंस बनाओ, तो इस टॉपिक में कोई स्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आज वाली क्लास में भी हमने सेम अंडरस्टैंडिंग पे फर्दर क्वेश्चंस करे। तो बाइनोमियल में अब हमने लास्ट क्लास में कुछ करा, उस पर हमारा कुछ सेंस बनना शुरू होता है। आज वाली क्लास में हमने और क्वेश्चंस और बातें सुन के देखा कि उसी बात में और कितने भेद हो सकते हैं। तो एक्चुअली अब जब नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें एग्जामिनर कहाँ ब्लॉक करेंगे? एक ही लाइन है बाइनोमियल थ्योरम, बस उसका वो पर्सपेक्टिव हमसे बहुत तरीके से टेस्ट करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसी पर्सपेक्टिव को हम और एनहांस करेंगे, पर जो आज तक बातें करी उनको बिल्कुल ध्यान में रखना, वो हमें अब काम आने वाली है नेक्स्ट क्लास में भी।